नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पिछले 30 घंटों के दौरान जाति वाली सियासत पर घमासान छिड़ा हुआ है। बार बार बताया जा रहा है कि ठाकुर कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं। बिहार के जाति वाले आंकड़े को विपक्ष सियासी ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है और कहते हैं कि किसी लकीर को छोटा करना हो तो उससे बड़ी लकीर खींच लो। कुछ इसी अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाति वाली लकीर के सामने एक ज्यादा बड़ी लकीर खींच गए और कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। देश में देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और इसके बाद कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर, दोबारा सुनिए, कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जातियों वाला यह पूरा खेल 2024 के लिए विपक्ष का सियासी प्रयोग कितना कारगर साबित होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुओं का बंटवारा, जात का सहारा। आज आर पार का यह विषय व्यूअर्स वाकई बहुत आवश्यक है जिस पे हम बात करेंगे। एक तरफ हिंदुओं का बंटवारा है, दूसरी तरफ जातिवादी पॉलिटिक्स का एक बड़ा सहारा है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं अटका हुए कई मामले हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? बिहार से जिस जात वाली सियासत को हवा दी गई उसकी काट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उधर नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर बिहार में 9 दलों की बैठक बुलाई। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। इस बीच कांग्रेस के उदित राज ने अलग ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि अगर सारे अछूत मेरे साथ हो या इकट्ठा हो तो जो सनातन का किला है इसको मैं जमीन दोज कर दूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जाति को समाप्त करना है तो वेदों शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है, पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती तो खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ही हुआ है। इन दिनों ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। शक आए
हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर शुरू हुई सियासत का आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ने जातियों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए उठाया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदुओं का बंटवारा, जात का सहारा। पहले कहा जाता था 20 हमारा 80 में बंटवारा, अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं में बंटवारा और जातिवाद का सहारा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं कि वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण क्या है। दिसंबर 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह संसाधनों पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का पहला हक है, यह कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 यानी आज कहा संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। यानी सबसे बड़ी जाति अगर कोई देश में है तो वो गरीब है, गुरबा है। गरीब से बड़ी कौन सी जाति है? गरीब ब्राह्मण में भी हो सकता है, ठाकुर में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है, दलित में भी हो सकता है, मां दलित में भी हो सकता है, जाट में भी हो सकता है, गुर्जर में भी हो सकता है, सैनी में भी हो सकता है, शाक्य में भी हो सकता है, मौर्य में भी हो सकता है। गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन इस देश को जातिवाद का जहर अंग्रेजों ने दिया, जिसको आज के कुछ नेता पाल पोस कर दोबारा बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वो 2023 के नए भारत को जातिवाद की आग में घोलना चाहते हैं। ये सवाल बड़े गंभीर है। आइए बढ़ते हैं आगे। नीतीश सरकार जाति के आधार पर बिहार की आबादी का आंकड़ा जारी किया, बिना जात धर्म के भेद किए सबके लिए योजना, समान योजना लेकर आए। राहुल गांधी जाति की आबादी के हिसाब से दिया जाए सबको हक, यानी जिसकी जितनी भागीदारी यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसी आधार पे काम होना चाहिए, ये राहुल गांधी ने बोला। जात के आधार पर देश को गरीब ही सबसे बड़ी, देश का गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति है। गरीब से बड़ी जाति को क्या है, इसी की बानगी मैंने आपको दिखाई। क्या ओबीसी में गरीब नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में गरीब नहीं है? क्या अपर कास्ट में गरीब नहीं है? ब्राह्मण ठाकुर में गरीब नहीं है? सब में गरीब है। गरीब से बड़ी जाति कौन सी है? बढ़ता हूं मैं आगे। INDI यानी इंडिया अलायंस, पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाए। विपक्ष देश को जाति में बांटना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी, बड़ा सवाल, गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेहले पे दैला मार दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन इस समय जुड़ रहा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं भीम सिंह, उनका अभिनंदन है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी बिहार के। मेरे साथ AK वाजपेयी हैं LJP रामविलास के। मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे और CPI से विवेक श्रीवास्तव है। विवेक जी, शुरुआत आपसे करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की का बयान। विवेक जी नहीं, एक इसको करेक्ट करिए, CPI से नहीं, मैं एक वामपंथी विचारक के जी, वामपंथी विचारक है, तो इसको करेक्ट जी करिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है कि गरीब से बड़ी जाति कौन सी है? गरीब तो श्रीवास्तव में भी हो सकता है, गरीब तो OBC में भी हो सकता है। जी, बहुत सही बात है और बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ कहने से थोड़ी ना होता है। वामपंथी सोच के नारे लगा लेने से प्रधानमंत्री वामपंथी नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री तो कैपिटलिज्म में विश्वास करते हैं, पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, अमेरिकी कंपनियों को यहां पे लाते हैं, देश में मेड इन इंडिया कह के जमीनें आगे आवंटन कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा है, लेबर कोड हटाए गए हैं। आज एक गरीब मजदूर के खिलाफ एट्रोसिटी हो जाती है, कोर्ट में लड़ना मुश्किल हो गया है। ये ग्राउंड सच्चाइयां है ना, तो कह देने से गरीबों के लिए होना चाहिए, थोड़ी ना गरीबों के लिए होगा। आपने क्यों मॉडिफाई किया लेबर कोड्स को? किसानों के खिलाफ जाकर के आप अडानी वगैरह जैसे पूंजीपतियों को क्यों लेकर के आए थे और बाद में माफी मांगी आपने उन कानूनों के प्रति? ना किसानों के आप साथ हैं, ना गरीबों के साथ हैं, ना आप सिर्फ पूंजीपतियों के साथ हैं। और सिर्फ अगर जातियों के आधार पे जस्टिस मांगने लगा INDIA तो आपके पेट में दर्द हो गया साहब। आप ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं
रूढ़िवादी सोच है आपकी, प्रोग्रेसिव आप है नहीं, साइंटिफिक टेम्पर आप लाना नहीं चाहते देश के अंदर। विवेक जी, चाहते हैं विवेक जी, आपने लगभग 1 मिनट अपनी बात को रखा। 1 सेकंड विवेक, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं गरीब को जाति बताना रूढ़िवादी सोच है, और नई सोच यह है कि देश को जो अंग्रेजों ने जातियों में बांटा, या फिर 200 साल 300 साल पहले देश जातियों में बटा हुआ था, उस जाति वाली प्रथा को वापस जिंदा करने का प्रयास करना रूढ़िवादी सोच नहीं है, वो नई सोच है। नहीं, 2023 में आप इस देश के युवा और युवती से उसकी जात पूछ रहे हैं, कौन जातवा? जी नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं तो बोल देना बीजेपी के रिजर्वेशन के खिलाफ है, बोलेंगे प्रधानमंत्री, बोल दे ओबीसी का रिजर्वेशन गलत है, बोल दे मंडल कमीशन की रिपोर्ट गलत है, बोल दे एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो गलत है। कौन सी माइनॉरिटीज की बात आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा क्या कोई रिजर्वेशन मुसलमानों को या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ द वे जाकर के हमने इतने ज्यादा दिए भी हैं? ये तो सिर्फ एक कहानी की बात है। देखिए, कंडीशन सबकी बुरी है, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे दलित्स हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे महिलाएं हो, और सबके लिए काम करेंगे तब इंडिया सुपर पावर बनेगा। इसमें फड़कने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक के बाद पे प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, खासकर मुसलमानों का पहला हक, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, प्रधानमंत्री ने बोला कि संसाधनों पर पहला हक जो है वो गरीब का होना चाहिए, और इस बात से मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्री करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को खास तौर पर थोड़ा परेशान कर रही है पॉलिटिकली? नहीं, किसी तरीके से कोई परेशानी का सबब पैदा ही नहीं होता। देखिए, हम लोग भली बात ही समझते हैं, बिहार के जो नीतीश बाबू हैं और लालू प्रसाद यादव को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये समाजवादी के नाम पे समाजवादी का कंबल ओढ़े रहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल उतार के फेंक दिया इन लोगों ने। मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो आंकड़े लेके आए हैं बाहर, ये 32 साल हो गए इनको रास्ते करते हुए। लालू यादव 15 साल थे, उसके बाद 18 साल से नीतीश बाबू बैठे हैं। इन्होंने 2007 में भी अपना राजनीतिक हित संवारने के लिए इस तरह का काम किया था, और इन्होंने क्या किया था, दलित और महादलित बना दिया था। क्या कर दिया उसके लिए? 2007 और 2023 16 साल हो गए। क्या स्कीम ले आई आपकी पार्टी खिलाफ है? उनका स्टेट नहीं, खिलाफ की बात नहीं, मैं खिलाफ नहीं खिलाफ है महादलित के। आप बोलिए ना, स्टेटमेंट दीजिए। आपकी पार्टी ने सबके साथ सत्ता भोगी है, आपकी पार्टी ने सबके साथ सत्ता भोगी है। एक बात पे मेक हिज पॉइंट, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले, अच्छी चर्चा हो जाएगी। 40 सेकंड ही बोल रहे हैं वो अपनी एक ही बात पे। खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी नीयत क्या है, क्या समाज के हर निचले तबके को उठाने की या बराबर करने की नीयत है? जवाब है बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी की नीयत क्या है, चाहे वो उसको कोई भी शब्द दें, मोदी जी ने अभी 10 दिन पहले लोहार, बढ़ई, मोची, नाई, ये सुनार, ये निचले तबके वाले जो लोग हैं उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए रिजर्व करके दे दिया कि 3 लाख रुपए आप लोन ले जाइए 0% इंटरेस्ट पे और विदाउट सिक्योरिटी के। ये दिखना चाहिए, ये कहाँ है? आज भी बिहार बीमारू राज्य है कि नहीं है? ये नीतीश बाबू खुद कहते हैं। आज भी बिहार के स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का वो दर्जा मांगते हैं कि नहीं मांगते? 32 साल बाद जब चुनाव दहलीज पे हैं और उनकी कुर्सी खिसक रही है, उनकी पार्टी खत्म हो रही है, तो एक नया सा ड्रामा करके, ढकोसला करके एक बंदर लेके आ जाओ। ये जनता अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेगी। आंकड़ों में भी गड़बड़ है। ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए था, सोशल स्टेटस कहां पहुंचे वो आज जाके, वो सब चीजें गायब हैं। सिर्फ जो मोदी जी का वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसकी काट के लिए, और लालू यादव का कद कहीं ना बढ़ जाए उसकी काट के लिए, इंडिकी में उनका पिछड़ापन हो गया था तो उसमें आगे पक्ति में आने के लिए ये सब ड्रामा नीतीश बाबू। ठीक है, ओके, लेट मी गेट अनदर व्यू। ओके, मुझे मेरे साथ बाकी लोग भी हैं। असीम वकार साहब हैं। असीम वकार, प्रधानमंत्री मोदी ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का बयान कोट किया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दैट संसाधनों पर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों का पहला हक है। ये काफी चर्चित बयान है। प्रधानमंत्री ने बोला कि पहला हक गरीब का है, और इस बात को आप चाहे मोदी के विरोधी हो चाहे बीजेपी के विरोधी हो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि संसाधनों पर पहला गरीब का होना चाहिए, वो चाहे
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो या फिर किसी जात धर्म से आता हो। द पॉइंट इज दिस, जो कि इस समय बहुत मोजो सवाल है, वो ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं का बंटवारा करके जात का सहारा एक अलायंस लेना चाह रहा है इस देश का, इंडिया अलायंस जिसकी बात कर रहा हूं मैं? असीम वकार। देखिए, मैं सबको सुन रहा था, आपसे पहले भी 2 चैनल पर था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जो 9.5 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं और रैलियों में जाते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान जी, इसके अलावा कोई बात नहीं। अफसोस इस बात का है कि आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग सब जानते हैं कि जब आपके पास अपने काम दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप बंटवारे की राजनीति करते हैं। आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से लड़ाएंगे, बहुसंख्यक को पानी पे चढ़ाएंगे कि हक ले लो, ये ले लेगा तो क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब धर्मों पे बात करें, जातियों पे बात करें, तो ये सच है कि विकास नाम की कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। मुझे अफसोस हुआ इस बात को सुनकर। प्रधानमंत्री जी को अपने काम बताना चाहिए थे, अपने काम गिनाना चाहिए थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबों का सारा देश के संसाधनों पे गरीबों का हक, तो सारे एयरपोर्ट अडानी जैसे लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? बिजली घर अडानी जैसे लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? लाखों करोड़ रुपए अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? किसी गरीब को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सवाल तो खड़ा होगा ना। अगर आपके हिसाब से संसाधनों पे गरीब का हक है तो गरीब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, गरीब तो कर्जे में दबा हुआ है। ओके प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, तो बिजली का बिल नहीं जमा हो पा रहा। जी प्रोफेसर संगीत रागी, ये जो बात मैं नीतीश कुमार पे नीतीश कुमार पे एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी जी। देखिए, जाति जनगणना की बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा है और कितनी भागीदारी है। मैं शुक्रगुजार हूं तेजस्वी जी का और नीतीश जी का, लेकिन इस जनगणना के बाद एक बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार जी की जो जाति है वो तो 3% भी नहीं है। आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये आपका नारा है नीतीश जी का और लालू जी का। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री की पोस्ट से, आपका तो हिस्सा ही नहीं है। आपको तो किसी आयोग का चेयरमैन बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से पूछ रहा हूं कि जब जनगणना हो गई और मुसलमान सर्वे हुआ है, जनगणना नहीं है, ये सर्वे है वहां पर, ये जनगणना नहीं है, सर्वे है अभी तक। हाँ सर्वे जी, हाँ नहीं सर्वे। तो मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि जब मुसलमान 17.5% से ऊपर आए हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं? ओके विवेक श्रीवास्तव पहले रिस्पॉन्ड दे दे इस बात का। शपथ दिला रहे हैं? जी विवेक श्रीवास्तव, मैं आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, ये खेल अगर खेला जाएगा तो खेल तो पूरी तरीके से खेलेगा ना फिर। अब बताइए क्या जवाब है इस बात का? नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है वकार भाई, आपको पहले ही पता होगा कि 70 साल के अंदर कई चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बने। अभी कब दे रहे हैं? ये सर्वे अभी का है। असीम वकार ने बड़ा मौजूद सवाल करा है अभी, है ना? हाँ तो आने दीजिए, चुनाव होगा, इलेक्शंस होने दीजिए, रिजल्ट्स आने दीजिए, क्यों नहीं होगा? मुसलमान एक बराबरी का नागरिक है, बराबरी का नागरिक होना चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर एक मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना एक हिंदू का है। यह बड़ी क्लियर सी बात है, इसके अंदर कोई सोच समझ की बात है ही नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलती है, लड़ाई लड़नी है, इलेक्शंस लड़ने हैं, तो मतलब इंडिया सरकारें बननी चाहिए। एक सेकंड जी असीम वकार, बड़ी क्लियर सी बात। ओके 20 सेकंड असीम वकार, रिस्पॉन्ड देन संगीत प्रोफेसर आगी जी। नहीं, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि श्रीवास्तव जी ना आरजेडी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है ना जेडीयू के। मैं इनकी बात ना सुनूंगा ना मानूंगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक टेलीफोन लगाइए किसी ऑफिशियल आदमी को और उनसे कहिए कि नीतीश जी की हिस्सेदारी नहीं है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं और मुसलमान को डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं। मैं उस डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण में आना चाह रहा हूं, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, मिठाई लेके आऊंगा। जवाब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनाएंगे एक मुसलमान को? यह सवाल क्यों नहीं पूछती है मैम? यह सवाल नहीं आप पूछेंगे?
या जो बीजेपी बिल्कुल पूछना स्टेट हैं चाहिए। उनके ऊपर क्वेश्चन आप ये नहीं करेंगे अरे क्या? आप सिर्फ ये नाराज प्रश्न क्यों सिर्फ हो रहे सेक्युलर हैं? पार्टियों के स्टेट से कर रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। जवाब मैं सिर्फ सुन ये लीजिए, कह रहा हूं जवाब सुन लीजिए। कि आपकी कोशिश, अरे जवाब तो सुन लीजिए सर। सेकुलरिज्म को सपोर्ट करिए, अरे हजरत, जवाब तो भाजपाइयों सुन को लीजिए। नहीं। जी साहब बोलिए। जवाब तो सुन लीजिए मेरा। भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। बोलिए। वो तो साफ साफ कहते हैं कि वो हमें नहीं बनाएंगे, और आप जबरदस्ती उनके पीछे घुसे जा रहे हैं। हमको बीजेपी पे यकीन नहीं है। बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है। हमारी लड़ाई बीजेपी से। आप तो हमारे दोस्त हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं। हमारे लिए आप जान देने पर राजी हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, एक डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं कर सकते। नहीं, सब चुनाव होने दीजिए। जो अल्पसंख्यकों की, जो बहुसंख्यकों के जो होगा सब आएंगे, ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी के बुलडोजरों के सामने खड़ा हुआ था मैं, वामपंथी हूं। सुन लीजिए वकार भाई, चाहे नहीं आप सुनिए जरा इस बात को पहले। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, हम खड़े हुए, लड़े हम सीए के खिलाफ, और इक्वल बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के माइनॉरिटी के साथ खड़े हुए थे। तो ये ऐसा नहीं है जो होगा। नहीं, ऑथोराइज की बात नहीं होती। देखिए, आपके इन स्टेटमेंट से भाजपा को ही फायदा हो रहा है। नहीं, पर आप भाजपा को नहीं, असीम वकार को और उनके नेता को आपने इंडिया अलायंस का तो भागीदार बनाया नहीं है। आप कहते हैं ये अनटचेबल है, इंडिया अलायंस के लिए अनटचेबल है। अब आपने बोला हम डिप्टी सीएम देंगे, तो फिर तो देश में सवाल उठेगा। असीम वकार सवाल पूछेंगे, बाकी सवाल पूछेंगे, डिप्टी पीएम क्यों नहीं? फिर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो क्या डिप्टी पीएम भी मिलेगा? क्या एक मुस्लिम डिप्टी पीएम भी होगा? भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। सेकुलर पार्टियों के अंदर हिंदू और मुसलमान एक बराबर, सारी जातियां एक बराबर। ये समझ लीजिए, ये जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जाति और धर्म के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं है। सत्ता में आएंगे, जैसे प्रक्रिया कानूनी होती है, विधानसभा बैठती है, आपकी पार्लियामेंट बैठती है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, वोटिंग होती है, जैसे चुने जाते हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। मैं भी लोकसभा की बात कर रहा हूं। अरे चुन के आएंगे, उसके बाद जैसा जो बनेगा बनेगा। इसमें क्या है? 2004 में भी यही हुआ था। 2004 में भी हम लोग आए थे, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, यूपीए की सरकार बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे। ना ही ये कहा गया था कि कोई माइनॉरिटी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन बने, और सिख भी माइनॉरिटीज में तो आते मतलब अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सेकंड, एक बात क्लैरिफाई करिए। अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है, मैं इस बात को थोड़ा क्लियरली बोलिए, तो क्या इस देश को पहला मुसलमान प्रधानमंत्री भी मिल सकता है अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है 2024 के चुनाव में? विवेक जी, भाई वो तब की तब होता है। क्या समीकरण बैठेगा, कितनी सीटें आएंगी, किस दल की कितनी सीटें हैं, उसके पहले सीटों के अरेंजमेंट होंगे, तो उसके बाद ये चीजें तय होती हैं। इसमें अभी से थोड़ी ना कोई कैंडिडेट है। लेकिन प्रोफेसर आगी अमीश भाई, तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बोला? मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये क्यों बोला? क्योंकि असीम वकार को इस पे घोर आपत्ति है। देखिए अमीश जी, आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं बेचारे श्रीवास्तव जी से, जैसे लगता है सारा उनके जेब में पड़ा हुआ हो और तुरंत वो डिप्टी सीएम बनाने का अधिकार रखते हो या न बनाने का अधिकार रखते हो। उनकी मजबूरी समझ रहा हूं। कहते हैं टका जेब में टका दो नहीं और तमाशा रात भर, ऐसा कहां से होता है? दो चार इनके विधायक नहीं खड़े हो पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। एनिया मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मुझे जातीय जनगणना करा करके, जातीय सर्वे करा करके नीतीश कुमार ने अपनी खाई खोद ली है, और ये खाई जो है वो लालू प्रसाद यादव के लिए भी है। कल जाकर के जो ईबीसी के अंदर जो जातियां हैं वो कहेंगे कि जो भी आज तक आरक्षण का बेनिफिट हुआ है वो यादव समाज को ही मिला है, या मुस्लिम या तो कुर्मी समाज को मिला है या यादव समाज को मिला है। तो प्रशासनिक पदों पर जो आरक्षण है उनको उनसे खत्म करके और इनको दिया जाना चाहिए। नहीं, वो किसने किसकी खाई को दी है उसके कल एक मिनट उस पर तो हम काफी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बोला उस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? देखिए, मुझे ऐसा मैं तो बहुत साफ साफ कहता हूं कि
यदि मुस्लिम के नाम पर पोलराइज, अभी वकार साहब कह रहे थे कि भाई मुसलमान तो 17% है, तो 17% तो कल तो दावा डिप्टी सीएम का आप क्यों कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री का दावा कीजिए ना, बोलिए कि लालू प्रसाद को पीट करके बाहर बैठाओ, यादव परिवार को ये हटाइए और हमारा चीफ मिनिस्टर बिहार में होना चाहिए। आने वाला ये जो गठजोड़ है मुस्लिम और यादवों का गठबंधन हो और वहां पर सरकार बनाए। और मैं तो कहता हूं ऐसी ये जो रास्ता है वो भारत के आंशिक इस्लामीकरण का रास्ता है और इसके खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू गोलबंद होगा, हिंदू एकजुट होगा। आप इसे यकीन मानिए, मैं इसे 100% सत्य मानता हूं। असीम वकार, आपने बोला 17% बिहार की, हम बिहार को ही मॉडल स्टेट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बिहार में 17.8 अराउंड 18% मुस्लिम आबादी है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी संख्या भारी है, उनकी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक सेकेंड असीम वकार, उस आधार पर 82% तो हिंदू है, तो उनकी संख्या के आगे तो कोई खड़ा ही नहीं होता, फिर उनकी हिस्सेदारी कहा जाती है, उनके हक का जाते हैं, उनके अधिकार का चले जाते हैं। अरे भाई वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती है। एक लेट असीम वकार, आपसे सवाल नहीं है प्रोफेसर आगी, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड 40 सेकेंड, आई एम गिविंग हिम 40 सेकेंड, देन यू कम इन। असीम भाई देखिए सीधी सी बात, मैं इस्लाम और हिंदुज्म और सिखिज्म पे बात नहीं करता। मेरा मसला यह है कि जब आप जातीय जनगणना करा रहे हो खुद, और आप कह रहे हैं कि सबको बराबर का हक दिया जाएगा, तो मैंने उसमें अपने हक की बात की है। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह नहीं रहा आप गलत कह रहे हैं, आप अपना हक मांगिए, लेकिन दूसरी तरफ भी तो 82% हिंदू है, तो उनका हक कहां जाएगा फिर? उनका तो फिर हक बहुत ज्यादा है। भैया आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप गृह मंत्री बने हुए हैं, आप रक्षा मंत्री बने हुए हैं, आप विदेश मंत्री बने हुए हैं, आप कानून मंत्री बने हुए हैं, आप सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप अपना हक हमको दे दीजिए। मैंने तो कभी नहीं कहा यह बात। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। मैंने तो कहा है कि आप हमें एक डिप्टी सीएम दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का हक देना चाहिए, सिर्फ वोट नहीं लेना चाहिए, तो आप दे दीजिए। आपको लगता है आसिम वकार की मांग गलत है, सिर्फ वोट लेना चाहिए मुसलमानों का, उनका हक नहीं देना चाहिए, आप टीवी पे बोल दीजिए। जी बार बार आप श्रीवास्तव जी से सवाल पूछ रहे हैं, मेरी आपत्ति है सर। श्रीवास्तव जी जिस पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। आप उनसे सवाल पूछे रहे नीतीश कुमार का, आप उनसे सवाल पूछे रहे तेजस्वी यादव की पार्टी का। जी सर, इन लोग के बस की नहीं है। आप किसी ऑफिशियल आदमी को फोन लगाइए, नहीं लगाइएगा तो 1-2 दिन में मैं खुद पूछूंगा। जी अभी तो ये मुद्दा नया आया है। जी मैं प्रोफेसर आगी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश जी, वो जो जनगणना आई है उसमें मुस्लिम के तरफ आप कह रहे हैं कि 17% है, लेकिन उसमें अंसारी, जुलाहे, उनको भी जातियों में बांटा है। मजेदार बात है कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जिसे आप शेख वगैरह कहते हैं, वो जो है वो 6% के आसपास है, 5% के आसपास उनको माना गया। वो 5% जो है, मैं कल देख रहा था ये डेटा, वो पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोट करता है एंटी बीजेपी। वो जो कुछ भी हो जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है वो वोट करती है। जिन्हें पसमानदा मुस्लिम आप कहते हैं वह भी एंटी बीजेपी वोट करती है। यानी कि वहां पर जातियों में बटे होने के बावजूद वो एक मुस्लिम तौर पर वोट करते हैं। मुस्लिम जातियों में बटे हुए हैं लेकिन वो मुस्लिम के तौर पर वोट करते हैं। दुर्भाग्य है कि हिंदू जातियों में बंटने के बाद हिंदू के तौर पर वोट नहीं करते, वो जातियों के तौर पर बंटते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने इसी चीज को बदल दिया था और ये जातीय जनगणना कराने के पीछे जो इनकी रिकायत थी, ये 70 और 80 के दशक की फिर से राजनीति को दूर आना चाहते हैं। लेकिन
जी जी अब ये नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए जी। समय उतना नहीं है। ऐसा इसलिए ओके, विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। इसलिए विवेक जी, ऐसा इसलिए नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा इसलिए नहीं होगा अमित जी, ऐसा इसलिए नहीं होगा। नहीं, अब वो आप भविष्यवक्ता बन जाइए, चाहे आप ज्योतिषी बन जाइए, सब गलत बहुत ज्यादा है, आप बड़ी पिछड़ा है, सुन लीजिए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। एक नैरेटिव अमीश भाई, एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में फैलाना चाहती है, वो क्या फैलाना चाहती है? जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अरे साहब देश तो मुसलमानों के हाथ में चला जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदुओं का क्या होगा। इस देश के अंदर मुसलमान चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुसलमान जज रह चुके हैं, मुसलमान IAS IPS कमिश्नर सब रह चुके हैं। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं भाई, और इस देश के अंदर एक अच्छा योगदान दिया है। सर आप सुनिए, आप सुने, यहां तक कि अब जो है बात, लेकिन ये जो डर का एक माहौल है जो 80 से 85% हिंदुओं में भारतीय जनता पार्टी और संदीप रागी जैसे लोग फैलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने वकार भाई जो कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इनको मैंने टोका। मैंने इनको इसलिए टोका कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं इस देश में मुसलमान। ठीक है, ओके, लेट मी गेट बीजेपी भीम सिंह फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। भीम सिंह, आप लोग खुद बंटवारा करना चाहते हैं, आप हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करते हैं। भीम सिंह, सबसे पहले तो अमीश जी, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि इतनी देर से बिठा रखा और अभी बोलने के लिए मौका दिया। जी, बिहार की बात हो रही है और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है और हमको रखने का अवसर आप कम दिया। असल में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जनाधार पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है। ये जाति का पूंछ पकड़कर चुनाव की बेतरनी पास करना चाहते हैं, लेकिन ये पार लगने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिहार के पिछड़े वर्ग जानते हैं, खास तौर पर अति पिछड़े वर्ग जानते हैं कि इन्होंने विभिन्न मुसलमान जातियों को पिछड़े और अति पिछड़ों की सूची में शामिल कर दिया। जैसे एक ठकुराई जाति है, ठकुराई वही हैं जो हिंदुओं में राजपूत होते हैं, तो ठकुराई जाति को आपने अति पिछड़ा में शामिल कर दिया लालू प्रसाद ने। इसी तरह से कुल्हैया एक जाति है जी, कुल्हैया, शेर साहबादी, सुरजापुरी मुसलमान, अनेकों मुसलमान जातियों को लाला करके अति पिछड़े वर्ग में। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। आप ही से शुरुआत करूंगा। आप आर पार देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद एनडीए के हवाले से। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी के दबाव में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। पार्टी के दबाव में झुक गए सिंघवी और अपने ट्वीट को डिलीट करा है। सिंघवी ने डिलीट किया है अपना ट्वीट, क्योंकि उससे पहले जयराम रमेश ने बोला था, यह उनका निजी विचार है, जातीय जनगणना पर एक बड़ा ट्वीट किया था और कहा था कि जातीय जनगणना पर उन्होंने असहमति जताई थी, आपत्ति जताई थी। इसका परिणाम बहुसंख्यकवाद होगा। जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वही बात कही थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, लेकिन प्रेशर में यह ट्वीट डिलीट करा गया है। इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दबाव में यह ट्वीट डिलीट करा क्या है। इस समय की बड़ी खबर है ये। एनडीए को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री है वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, और उनका तो यहां तक कहना है कि ओबीसी मंत्रालय तक होना चाहिए। यह एक बड़ा झटका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विपक्ष के नेता भी हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से राय ले लेता हूं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है ये खेल आप बहुसंख्यकवाद करना चाह रहे हैं और आप अपने गठबंधन में फंस रहे हैं? ये हम बहुसंख्यकवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में इतना कैसे कर रहे हैं बताइए हैं कि इनको देश हित का भी इनको ध्यान नहीं रहता। बट देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यदि कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक
मुसलमानों का है, ये कितनी खराब बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही बात कि देश के संसाधन का पहला हक गरीबों का है। अब इस गरीब में मुसलमान भी हैं, इस गरीब में हिंदू भी हैं, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग इसमें आते हैं। कितनी उदात्त बात इन्होंने कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से सत्ता ली थी, अंग्रेजों की नीति को भी इन्होंने अपना लिया। बांटो और राज करो, ये कभी हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर देंगे, कभी अगड़ा पिछड़ा का बंटवारा करते हैं। अब ये जाति का पूछ पकड़कर चुनावी बेतरनी पास करना चाह रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है, पिछड़ों से कोई हमदर्दी नहीं है। यदि इनको हमदर्दी होती तो काका कालेलकर आयोग लागू करते। यदि इनको हमदर्दी होती तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जारी हुआ था, उसको वो लागू करते। लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ही दाब के रखा। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 90 में 3 ही सचिव ओबीसी हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए कि अगर 1980 में मंडल कमीशन लागू किया हो गया होता तो अनेकों लोग भीम सिंह ने बड़ा मामला उठाया कि अगड़े जो मुसलमानों में जो अगड़े मुसलमान हैं उनको भी पिछड़ी जाति में डाल दिया गया है। ये एक बड़ा आरोप लगाया विवेक श्रीवास्तव, इसका जवाब। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है, और वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हर कीमत पे देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहता है। जवाब विवेक श्रीवास्तव इसका। जी देखिए, अब मेरे को थोड़ा सा 30 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड, मैं बोलना चाहूंगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि फांसीवाद का मैकेनिज्म होता क्या है। जी, फांसीवाद का मैकेनिज्म क्या होता है, हिटलर क्या लॉजिक लेकर के आए थे, और क्या आरएसएस उसी लॉजिक पे चल रही है? बिल्कुल उसी लॉजिक पे चल रही है। वहां भी मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुसंख्यकवाद हिटलर ने फांसीवाद किया था, यहां भी वही कोशिश की जा रही है, ये दिखा करके कि माइनॉरिटीज से खतरा है। हिटलर का स्टेटमेंट था, द एनिमीज ऑफ द कंट्री आर द कम्युनिस्ट्स एंड द ज्यूज, और यहां भी वही है, द एनिमीज ऑफ द कंट्रीज, जिसको ये बोला जा रहा है माइनॉरिटीज एंड द कम्युनिस्ट्स। आप बात को समझिए, ये एक हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए, क्या ब्राह्मणवाद स्थापित हुआ है मुझे बताइए ना। और हिंदूवादी व्यवस्था तो है इस देश की, इस देश की हिंदूवादी व्यवस्था तो है, उसको इस देश की पहचान हिंदू से है, वो समाप्त कैसे हो सकती है? इस देश की तो पहचान हिंदू से है, तो वो समाप्त कैसे हो सकती है? ये इस देश की पहचान, इस देश की पहचान तो राम से है ना, ये राम और कृष्ण की भूमि कही जाती है ना। एक सेकंड, विवेक जी एक बात बताइए, भारत को जो प्रधानमंत्री ने बात बोला कि हर कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह क्यों करना चाहते हैं, उसका जवाब क्या है? जी, अब मैं बता देता हूं 10 सेकंड। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है। आरएसएस चाहती है कि वापस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश चले, जिसको ये हिंदुत्व का नाम दे रहे हैं। निचली जातियों से रिजर्वेशन हटे, ओबीसी हटे, दलितों का रिजर्वेशन हटे, ये कॉन्सेप्ट की दलितों के साथ प्रोफेसर आगे रिस्पॉन्ड, इसको नकार दिया जाए, ये मेन एजेंडा है। प्रोफेसर प्रसंगित इसकी वजह से कह रहे हैं 40 सेकंड हिंदूज यूनाइट। देखिए, इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी मैट्रिमोनियल ओके, 30 सेकंड है प्रोफेसर आगे आपके पास, 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। हाँ जी, देखिए अमीश जी, विवेक श्रीवास्तव की बात इतना हल्का फुल्का है कि मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि वो टिप्पणी के लायक भी है। आरएसएस क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, हाँ आरएसएस हिंदुओं को संगठित और जागरूक जरूर करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने यह क्यों बोला कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है? नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाया है उसमें सच्चाई है। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या कुछ फैमिली किसी विदेशी तत्व के इशारे पर तो इस देश में नहीं काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले भी हिंदुओं को बांटने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, वो हो नहीं पाया। मजेदार बात है कि इस देश का मुस्लिम वोट जो है वो सेकुलर होता है, क्रिश्चियन वोट सेकुलर हो जाता है, या आर्क बिशप लेटर इशू करता है कांग्रेस को वोट करो तो वो सेकुलर हो जाता है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कहते हैं मुसलमानों से कि 90% से ज्यादा टर्नआउट करो तभी हम जीत पाएंगे,
वो सेकुलरिज्म का नमूना होता है। इमरान मसूद जो है वो सेकुलरिज्म का नमूना हो जाता है। फुरफुरा शरीफ के साथ कांग्रेस पार्टी यदि गठबंधन करती है, सीपीआई सीपीएम गठबंधन करती है, तो वो सेकुलर वोट को कंसोलिडेट करती है। यदि ये पादरियों को लाते हैं, यदि ये चर्च के पास जाते हैं, तो वो सेकुलर होता है। और यदि हिंदू साधु और संत इकट्ठे होकर के हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि इस देश को सुरक्षित रखना होगा, तो नरेंद्र मोदी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को देश दो, नहीं तो इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। हर गली में सरतन से जुदा के नारे लगेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, जो आप तो इस फैला देश रहे के हैं हिंदुओं यही के लिए गलत जीना है मुश्किल होगा। और इसी के हम यदि खिलाफ इस हैं। प्रकार की बातें 85% हिंदुओं को किसी से थ्रेट नहीं है, किसी से थ्रेट नहीं है। ओके, यहाँ जो डर का माहौल आप फैला रहे हैं इसके हम खिलाफ हैं। सरतन से जुदा नारे लगाए गए हैं इसी देश में। अमीश भाई 10 सेकंड, अरे आप सुनिए पहले मेरी बात को। क्रिमिनल होता है, किसी भी धर्म को पकड़ के उसको डालिए जेल में, लेकिन और जो माइनॉरिटीज होती हैं देश की, किसी भी देश की, चाहे हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान की हो, कोई माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, दे आर वल्नरेबल, दे आर वल्नरेबल क्यों कर रहे हैं? एंड वल्नरेबल माइनॉरिटीज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। धर्मवीर चौधरी, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, मेरे लिए देश का गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति है। जी अमीश देवगन जी, एक सेकंड धर्मवीर चौधरी, मेरी बात पहली बार बोल रहे हैं आप धर्मवीर चौधरी। देखिए अमीश जी, जो अभी मैं टीवी की डिबेट में देख पा रहा हूं, और आज देश में जो जाति के नाम पर जो उथल पुथल चल रही है बिहार के जाति जनगणना के बाद में, तो ये जो भारत का लोकतंत्र, हम लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। मान्यवर साहब काशीराम जी मेरे राजनीतिक, मैं उनको गुरु मानता हूं। उन्होंने 40 साल पहले जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा दिया था, और यह कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो समाज में एक गरीब कह कहते हैं कि 17% मुसलमान है, तो बहन जी की अगर सरकार बने तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान को होना चाहिए फिर? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले इस बात पे आए कि इस देश की गरीबी कैसे दूर हो। ठीक है, असीम वकार का जवाब, एक सेकंड असीम वकार, 30 सेकंड असीम वकार। देखिए, जब नहीं देखिए, सीधी सी बात है, संगीत रागी बोल रहे थे, मैं जवाब पर्सनली देना नहीं चाहता था। आप बार बार कह रहे थे कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, ये नारा वो नारा। भारत छोड़कर जहां भी, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जहां भी हिंदू रहते हैं, कभी भी आप ये बताइए कि क्या दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में या बहरीन में या कतर में या अरब में क्या कभी ये नारा लगा हिंदुओं के लिए कि दुबई में रहना है तो ये कहना है, तो सम्मान दिया जाता है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपने देश की मेजॉरिटी से कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो ये कहना है? मुसलमानों के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। क्या कभी आपने किसी अमेरिकन से सुना कि वो किसी हिंदू या मुसलमान से कहे कि अमेरिका में रहना है तो ये कहना है? ओके प्रोफेसर आगी, 10 सेकंड जवाब प्रोफेसर आगी। अरे भाई इस्लामिक कंट्री में दूसरे पंथ को रहने की समानता का अधिकार ही नहीं है। इस्लाम समानता का अधिकार ही नहीं दूसरे पंथ को देता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? दूसरे पंथ जो यदि होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है को लेकर के। नहीं, आई एक्सेप्टेड। देखिए, किसी धर्म के बारे में अगर आपको बोलना है तो ये मंच नहीं है, और मेरा कहना है हम फैक्चुअल अपनी बात भाई करके। मैंने किसी धर्म के बारे में नहीं बोला, इस्लामिक कंट्री के बारे में बोला है। इस्लामिक कंट्री के अंदर धार्मिक समानता नहीं होती है। नहीं अमीश जी, ये जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, गलत बात प्रोफेसर आगी। भारत का संविधान इस लोकतंत्र में हिंदू को, मुसलमान को, इस सिख को, ईसाई को बराबर की ताकत देता है। संविधान सबके लिए इस देश में बराबर है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कुछ संप्रदायों की बात करने वाले लोग हमेशा जनता को गुमराह करके, अपना उल्लू सीधा करके जनता के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मकसद में कभी कामयाब सबसे बड़ी जाति कौन सी है आपकी राय में? नहीं, सबसे बड़ी, देखिए, नहीं मैं जानने जा रहा हूं इस देश में सबसे बड़ी जाति कौन सी है? मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जाति तो प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब की जाति है। इस देश के अंदर गरीब की जाति है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव चर्चा करें। सबसे बड़ी जाति तो गरीब की जाति है। जवाब देखिए,
बड़ी क्लियर सी बात है, इकोनॉमिक स्टेटस एक चीज होता है, सोशल स्टेटस एक चीज होता है। आज भी मैट्रिमोनियल कॉलम्स में जाइए, ऑनलाइन जो मैरिज के पोर्टल्स है उसमें जाइए, आज भी जाति के हिसाब से ही शादियां एडवर्टाइज हो रही हैं। जातिवाद है। देखिए ये जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग अब जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जातिवाद की राजनीति इस देश से खत्म होनी चाहिए। जातियों का तिलिस्म टूटना चाहिए। धर्मवीर चौधरी को बोली दीजिए करने के लिए विवेक जी, जातियों का तिलिस्म टूटना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बिहार में जातियों वाले सर्वे की खबरें अब तक आपने काफी देख, पढ़ और सुननी होंगी, लेकिन आज मैं आपको व्यूअर्स बिहार की जातीय जनगणना की से जुड़ा एक ऐसा सत्य, एक ऐसा फैक्ट दिखाने जा रहा हूं जो आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, लेकिन जिन आंकड़ों की व्यूअर्स आज मैं बात करने वाला हूं वो आपको चौंका देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब तक आपको बताया गया कि बिहार में 14.27% यादव है, मुसलमानों की आबादी 17.7% है, करीब 18%। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, पासी, राजभर समेत 215 जातियों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बीते 21 साल में हिंदुओं की आबादी कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए आज इस सत्य और तथ्य को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बन जाता है। बिहार की जातीय जनगणना का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वहां बीते 21 सालों में हिंदुओं की आबादी 1.2% घटी है, जबकि बीते 21 साल में मुसलमानों की आबादी थी इतनी ही 1.2% बढ़ी है। हिंदुओं की 1.2% घटी, मुसलमानों की बढ़ी। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये आंकड़े आपको चौंका देंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। भारत नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मुसलमानों की आबादी बीते 10 साल में 32% बढ़ गई है। कहां से आए ये लोग? असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में तेजी से बदलाव हो रहा है। आपको याद होगा कि बिहार में पीएफआई का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था और उनके ठिकानों से जो दस्तावेज मिले थे उनसे पता चला था कि पीएफआई का 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एक प्लान था। इतना ही नहीं, इसको अंजाम देने के लिए 4 स्टेज का एक रोड मैप भी तैयार किया गया था, जो जानकारी सार्वजनिक है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर इलाकों में जो बदलाव आया है उसके पीछे पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन का एक बड़ा हाथ है। अब तो बिहार के सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि वहां हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। अब यह संयोग है या फिर सियासी प्रयोग की आपको इसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। आपने सिर्फ सुना होगा कि देश की बहुसंख्यक आबादी को जातियों के नाम पर खंड खंड कर उनकी आबादी का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन यहां भी एक बेहद जरूरी सवाल है, और यह सवाल है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी हमारे देश के मुस्लिम भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में लालू यादव एंड फैमिली का लंबे वक्त तक शासन रहा है और सियासी गलियारे का बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी केमिस्ट्री का फॉर्मूला MY फैक्टर रहा है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.7% है, जबकि यादवों की जनसंख्या 14.27%। ऐसे में मुस्लिमों की भागीदारी सत्ता में यादवों से ज्यादा होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन क्या बिहार में लालू यादव की पार्टी ने ऐसा किया या फिर आगे ऐसा हो सकेगा? इंडिया अलायंस को, इंडी गठबंधन को इस पर विचार करना होगा। और इंडी गठबंधन के अहम अंग राहुल गांधी ने कहा है कि आबादी में जिनकी जितनी भागीदारी उसे उतना हक मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं करा है? राहुल गांधी की बात को हम ऊपर भी रखें तो देश के बहुसंख्यक यानी हिंदुओं का हक सबसे ज्यादा बनता है। यहां जातिगत जनगणना के जरिए इसी मुश्किल सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हुई है और आज प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुओं को बांटकर कांग्रेस हर कीमत पर देश को तबाह करना चाहती है। और आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं
और इसका जवाब आपको सोचना होगा व्यूअर्स। देश के संसाधनों पर पहला हक जात धर्म के आधार पर होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर? मिडिल क्लास के लिए क्या जरूरी है, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या आवश्यकता है, बीपीएल परिवारों के लिए क्या किया जाना चाहिए? मुद्दे ये होने चाहिए, ना कि जात पात। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार व्यूअर्स।